साथियों नमस्कार। आज हम शेखावाटी मिशन का जो मॉडल पेपर है फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप है अपना, वो हमारे पास पहला क्वेश्चन, इफ द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट if the half life of the first order reaction is 69.3 सेकेंड, देन इट्स रेट कांस्टेंट इज। तो इसमें हमको हाफ लाइफ जो है वो फाइंड आउट करनी है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। हाफ लाइफ दिया गया है, हाफ लाइफ है इसकी 69.3 सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट के लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, और इसके फॉर्मूले के लिए यहां से k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। यहां से हम कर सकते हैं k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 69.3। तो इसको हम यहां से पॉइंट को हटाएंगे, और जब यहां से डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास नीचे 3 जीरो आएंगे। इस वाले पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो आएगी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और k इज इक्वल टू हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 10 टू द पावर -2, और सेकंड इनवर्स में हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो 10 टू द पावर -2 सेकंड इनवर्स में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो वैल्यू आ रही है बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन होगा वो यहां से राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन आर। तो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है कि आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। तो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में यहाँ से इट इज फॉलो राउल्ट्स लॉ। देखिए हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और उनका डेल वी मिक्सिंग जो आता है वो आता है 0 के बराबर। डेल एच मिक्सिंग 0 होता है, मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसके अलावा डेल बी मिक्सिंग 0 होता है, डेल एच मिक्सिंग 0 होता है। और हम लोग बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल एच नॉट इक्वल टू 0, डेल बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है यहां से, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है 12th के में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आगे, तो आगे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो फिलिप्स का क्वेश्चन यहां से है। तो फिलिप्स के क्वेश्चन में हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। ये बिल्कुल लाइन आपको याद रखनी है। तो जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी लिक्विड का इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू लैक ऑफ O2 people living at high altitude experience weakness of the body and reduced thinking ability which is called anoxia। एनोक्सिया, देखिए जो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ जो थिंकिंग पावर होती है वो वीक हो जाती है, और इस थिंकिंग एबिलिटी वीक हो जाती है और वीकनेस फील होती है हाई एल्टीट्यूड पर। तो हाई एल्टीट्यूड पर वीकनेस फील होने का जो रीजन होता है, जो बीमारी होती है उसकी, वो बीमारी का नाम है एनोक्सिया। और इसी तरह जब जो सी स्कूबा डाइवर होते हैं उनके लिए जो बीमारी होती है उसका नाम है बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी होती है आपकी कप्पा,
और कप्पा की जो यूनिट होती है, कप्पा रेसिप्रोकल होता है हमारा 1/रो के। तो रो की जो यूनिट होती है वो होती है आपके ओम मीटर इनवर्स। तो कप्पा की यूनिट हमारे पास यहां से बनेगी सीमेंस मीटर, या फिर हम कह सकते हैं ओम इनवर्स मीटर। ये हमारे पास कप्पा की यूनिट यहां से बनेगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहां से, वो क्वेश्चन है अगला, इन ए मरकरी सेल इज यूज्ड एट एनोड। मरकरी सेल में जो एनोड यूज होता है वो कौन सा होता है? मरकरी सेल में जिंक अमलगम का इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो मरकरी सेल जो होता है उसमें जिंक अमलगम का इलेक्ट्रोड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी सॉरी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कंसीडर की जाती हैं। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कभी भी आपको न्यूमेरिकल में भी दिखे तो वो रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन होती हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसीडर की जाती है। अगला क्वेश्चन जो यहां से है वो है आपका, व्हाट इज हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हेनरी लॉ को अपन कैसे समझ सकते हैं? हेनरी लॉ को समझने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जो किसी भी गैस का जो मास होता है वो उसके पार्शियल प्रेशर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी गैस का मास उसके पार्शियल प्रेशर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहां से एम प्रोपोर्शनल के अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहां हमारे पास एम प्रोपोर्शनल पी गैस, और अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो वैल्यू आएगी के एच, और के एच के साथ में आएगा पी गैस। के एच इज हेनरी कांस्टेंट। ये है हमारे पास हेनरी कांस्टेंट की बात। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो उसमें हम लोगों को देखना है 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ मेड 500 ml, फाइंड द परसेंट W अपॉन V ऑफ द सॉल्यूशन। हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें जो सॉल्यूट है वो है आपका 10 ml। तो सॉल्यूट जो है हमारा वो है आपका 10 ml। और अगर हम लोग बात करें यूरिया के सॉल्यूट की 10 ml है और वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ की जो वॉल्यूम है हमारा, वो वॉल्यूम कितना आ रहा है? वो वॉल्यूम आ रहा है आपका 500 ml। वॉल्यूम बन रहा है 500 ml। तो 10 ग्राम है सॉल्यूट जो है हमारा, वो है आपका 10 ग्राम। सॉल्यूट जो है वो है आपका 10 ग्राम, और आपका सॉल्वेंट जो है वाटर इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ मेड, सॉल्यूशन जो है वो है आपका 500 ml। और आपसे पूछा गया है W अपॉन V परसेंटेज। तो W अपॉन V परसेंटेज का फॉर्मूला सीधा सीधा आपको यहां से याद होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 10, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 500। इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 100 से, तो 0 से 0 0 0, और ये 10 जो है वो हमारा 2% यहाँ से हमारे पास W upon V निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आने हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपका काइनेटिक्स से है, और काइनेटिक्स में आपसे पूछा गया है ऑर्डर के बारे में। तो रेट अगर हमें दिया गया है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको n से हम लोग डिफाइन करते हैं, n, और n में हमारे पास जो होता है वो होता है n1 प्लस n2। तो n1 की वैल्यू हमारे पास जो पावर आ रही है कंसंट्रेशन की, उस पावर को सम कर देते हैं 1/2 प्लस 3/2।
2 कॉमन यहाँ से एलसीएम, और 2 एलसीएम के बाद में हमारे पास यहाँ 1 + 3 ये बोले तो 4/2, और जो वैल्यू हमारे पास ऑर्डर की आएगी वो सेकंड आएगी 2, बोले तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ से ये फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक का है जो आपको करा दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर आई ऑफ बेंजीन इन एसिटिक एसिड। देखिए वांट ऑफ फैक्टर आई जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि हमारे पास एसोसिएशन से पहले जो मास आ रहा है वो, या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन क्योंकि बेंजोइक एसिड जो होता है हमारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है या एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिड जो होता है वो बेंजीन सॉल्यूशन में जाके क्या होता है, डाइमराइज होता है। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करें आफ्टर एसोसिएशन तो 1 पार्टिकल होगा, और बिफोर एसोसिएशन हमारे पास 2 पार्टिकल हमारे पास आएंगे। तो यहां से जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो 0.5 हमारे पास आई की वैल्यू आएगी। बोले तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन the value of I is equal to 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फिर आपका सॉल्यूशन से है, और ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 500 ml, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम ml, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो आपको दिया गया है यहां मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है आपका 11 ग्राम, और डेंसिटी जो दी रखी है आपको सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो आपको दिया गया है 1.1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर ml, और आपको वॉल्यूम जो दे रखा है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो गिवन है आपको 500 ml। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि यहां से आप लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपको जो निकालना है एटलीस्ट वो निकालना है आपको परसेंटेज। जब मास परसेंटेज निकालना है तो आपको दोनों का मास चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकालने के लिए डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम करेंगे, तो बेटा जी डेंसिटी जो है हमारी वो है 1.1, और हमारे पास जो मास आ रहा है वो है आपका, सॉरी वॉल्यूम जो है वो है आपका 500 ml। तो डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास 550 ग्राम इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब निकालना क्या था आपको, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो मास परसेंटेज का सीधा सीधा फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट दिस इज 11 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन दिस इज 550 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। इसको यहां से 0 से अलग कर दिया, ये 5 से अलग हो गया, और 5 से जब हम 10 को काटेंगे तो यहां हमारे पास 2 बचेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका फिर से फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है आपका वो है ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हम लोग भरते हैं H+ कंसंट्रेशन का कोई भी एसिड। तो हम लोग लेते हैं 1 m कंसंट्रेशन का, 1 मोलर कंसंट्रेशन का HCl एसिड ले लिया हमने। इसमें हम लोग एक इन्वर्ट ग्लास ट्यूब लगाते हैं, और उस इन्वर्ट ग्लास ट्यूब में एक होल होता है यहाँ से, जिसमें से H2 गैस जो होती है उसको पास कराया जाता है, और इस गैस का 1 atm प्रेशर होता है। 1 atm इस गैस का क्या होता है, प्रेशर होता है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें एक वायर जो है वो लगा होता है,
और वायर जो होता है उसमें एक प्लेटिनम बंधा होता है इस वायर में। इस वायर में क्या होता है? प्लेटिनम। ये जो है वो है आपका ग्लास ट्यूब। तो क्वेश्चन पूछा है भाई आपसे कि इसमें लेवल्ड डायग्राम बनाना है आपको, तो इस तरीके से आप इसको लेवल्ड कर सकते हैं। ये ग्लास ट्यूब है, इधर S2 गैस पास करा रहे हैं, और ये PT का वायर है, और जिसमें आपने प्लेटिनम का एक टुकड़ा बांध रखा है। ठीक है, एक आपका पीस जो है वो किसका है? प्लेटिनम मेटल का पीस आपने बांध लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से बन रहा है वो है आपका, ये सब क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। हाँ, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और राइट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन आयंस, कोलराज लॉ। कोलराज लॉ के बारे में आपसे पूछा है, तो कोलराज लॉ जो है वो आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें, या हम लोग बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो लेमडा एम जो होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए वो होता है आपका लेमडा एम उसके इंडिविजुअल आयंस के लिए माइनस। मतलब किसी भी सॉल्ट की बात करें तो किसी भी सॉल्ट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके इंडिविजुअल कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है। इस लॉ को बोलते हैं कोलराज लॉ, और ये कोलराज का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ है। इसकी जैसे मान लो हमको NaCl के लिए निकालना है, तो लेमडा इनफाइनाइट एम NaCl के लिए फाइंड आउट करना है। तो NaCl में हमारे पास दो आयन होते हैं, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस, ये आपका लेमडा एम है, प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम Cl माइनस। इस तरीके से हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। ये कोलराज लॉ का सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl CHC CH3 COONA and NaCl are 426.1, 19.1 and 126.1 Siemens centimeter inverse mole, Siemens centimeter inverse mole रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। देखिए, कोलराज लॉ के जब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो किसी भी एसिड का या बेस का कैमरा जूम इन जूम आउट हो गया था, इस वजह से वॉइस आपको नहीं आई होगी, और फिर माइक भी बंद हो गया था। तो अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे कि द मोलर कंडक्टिविटी की, और हमको निकालना था इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए CH3COOH। एसिटिक एसिड के लिए हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए, लेमडा इनफाइनाइट एम ऑफ CH3COOH, तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि बनाएंगे नहीं हम फॉर्मूला यहां से। तो CH3COONA प्लस, यही से चल रहा है भाई सीधा, ये लेमडा इनफाइनाइट एम HCl प्लस लेमडा, सॉरी माइनस, यहां हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस, प्लस नहीं आएगा, यहां आएगा माइनस हमारे पास, माइनस लेमडा इनफाइनाइट एम, और ये हमारे पास यहां से बनेगा NaCl। इन सब की वैल्यू जो आपको गिवन है, आराम से वैल्यू रख के और सॉल्व हो जाएगा। ये वैल्यू की बात करें लेमडा इनफाइनाइट CH3COONA की, तो लेमडा इनफाइनाइट CH3COONA की वैल्यू है हमारे पास 19.0, 91.0 प्लस, इसकी वैल्यू की बात करें तो 426.1 प्लस, सॉरी माइनस। देखो, ये बार बार प्लस की मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। माइनस की बात करें तो माइनस 126.45, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 91.56 समथिंग आपका आंसर यहां से बनेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके जो और में क्वेश्चन गिवन है
वो क्वेश्चन गिवन है आपका इसके और में, ड्राइव द नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन को ड्राइव कैसे करते हैं? तो नस्ट इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो होती है आपको ई सेल। किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी सेल के लिए, किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी भी सेल के लिए उसका ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए नस्ट ने एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन को नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। ये नस्ट इक्वेशन है आपकी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन और एफ, और यहां हमारे पास आएगा log 10 और केसी आएगा। वेयर केसी जो है वो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ई सेल का फॉर्मूला एक और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे। तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा आपका इनॉट सेल, जो आपको जनरल इक्वेशन में काम में लेना है वो है आपका इनॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10। केसी की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो ये P अपॉन आर, बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें हम लोगों ने F की वैल्यू पुट कर ली है। F होता है फैराडे कांस्टेंट 96498 या फिर 96500 उसकी वैल्यू होती है। R की वैल्यू हमने पुट कर ली गैस कांस्टेंट की, और T की वैल्यू हमने यहां से पुट कर ली है। तो ये हमारे पास नस्ट इक्वेशन को हम लोग बता सकते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल विच इज द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर। इसमें हमको ई सेल की वैल्यू दे रखी है। देखिए यहां से जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमको, देखिए ये वाला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, ये उस वाले क्वेश्चन की। तो हमें यहां से वैल्यू दे रखी है इनॉट सेल की वैल्यू बेटा। इनॉट सेल की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.05, और हमें निकालना है ई सेल। तो ई सेल की वैल्यू कैसे निकालें? ई सेल की वैल्यू होती है इनॉट सेल, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था नस्ट इक्वेशन, 0.0591 अपॉन एन। एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहां से हम लोग log 10 ऊपर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बड़ा इस रिएक्शन में हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दे रखा है, ई सेल की बात करें तो ई सेल, इनॉट सेल की वैल्यू 1.05 लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, 0.06 लिखेंगे 0.0591 को, और यहाँ एन की वैल्यू 2 आएगी। आप देख पा रहे हैं एन आई जो है वो एन आई प्लस 2 में चेंज हो गया है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है। 2 एल्यूमिनियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और 2 2 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमारे पास हुआ है। अब log 10 P की जगह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास 2 हैं लेकिन हमको लेना है प्रोडक्ट ए की, क्योंकि बेटा जी सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है। सॉलिड कंसंट्रेशन क्या होती है? 1। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो तो कितनी होगी? 1 होगी, और इसकी कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या होगी बेटा? 1 होगी। तो हमको केवल इनकी कंसंट्रेशन लेनी है, तो Ni+2, और यहां हम लोग लेंगे आपका Ag+, और इसकी कंसंट्रेशन जो है, इसका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको कहां लेंगे हम लोग? पावर में लेंगे। तो यहां से हमारे पास जो बनता है इसका सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार बनता है कि ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस और 0.6 अपॉन 2, और यहां से log 10, और यहां हम लोगों को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो इस प्रकार से हम इसमें कंसंट्रेशन रख के इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब डिटेल हो जाएगा इसलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन जो यहां से बन रहा है वो फिर आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं। अब लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, वो फिर से आपका क्वेश्चन काइनेटिक्स का है। ड्राइव द रेट इक्वेशन 4A
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो रेट इक्वेशन हम ड्राइव करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इज इक्वल टू, या के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, वेयर एक्स जो है वो आपकी जो कंसंट्रेशन गई है वो कंसंट्रेशन है, ए जो है आपकी वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और लॉग की वैल्यू रख के ये टी जो है वो आपका टाइम टेकन इन रिएक्शन, और के जो है वो आपका है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट बात करें, और हमारे पास कुछ बचा नहीं इसमें, हाँ एक्स जो है वो है आपका ए माइनस एक्स, जो है ए माइनस एक्स पूरा वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास इस तरीके से इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ये जो होती है वो होती है आपकी कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर्स की अगर हम लोग बात करें या उनके मोल्स की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ से क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है। इस तरीके से हम लोग यहाँ आगे बढ़ गए हैं। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप लोग जानते हैं, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ड्राइव द रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर की, जैसे वहां फर्स्ट ऑर्डर का पूछा, यहाँ आपसे जीरो ऑर्डर का पूछा गया है। व्हेन द टेम्परेचर, एक और आपको फॉर्मूला यहाँ से बताना मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, वो फॉर्मूला है आपका ln K2 अपॉन K1, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, सॉरी, आरएनएस इक्वेशन की बात करें तो आरएनएस का जो इक्वेशन है वो यहां से इसमें काम आएगा, और आरएनएस का इक्वेशन होता है ए इज इक्वल टू ई की पावर, सॉरी, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपका आरएनएस इक्वेशन है। इसमें जब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें T1 एंड T2 के रिगार्डिंग, तो इसमें हम लोग यहां से ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू आर टी अपॉन, सॉरी, ई ए अपॉन आर टी, एक मिनट, ई ए अपॉन आर टी की बात कर सकते। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। यहाँ T1, ये T2 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है, और रेट जो है वो यहाँ से जस्ट डबल हो रही है, तो रेट कांस्टेंट जो है वो जस्ट डबल हो रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ डबल में आ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट किस में आ जाएगा? डबल में आ जाएगा। ये आपका शेखावाटी मॉडल पेपर जो है वो पूरा सॉल्व हो चुका है। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को और अधिक शेयर करें। आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो उसका फीडबैक आप हमें दें, जिससे कि आगे हम लोग और नियंत्रित रूप से, आगे और निरंतर रूप से वीडियो बनाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि आपका जो दिया गया मोटिवेशन है उससे लगातार हम लोग काम करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।